नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। पीजीटी की भाषा में आप इनको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब देखो, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं किया गया है। परंतु हाँ, इतना ज़रूर है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बीच में इंक्लूड जो है वो ज़रूर होंगे। और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ रखे हैं उन सबको रिवाइज करके ज़रूर जाएँ, उनको रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं रिसेंटली इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहा गया, सर्विस वर लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो, अभी 2 कंट्रीज़ में जो है इसको लॉन्च किया गया। अभी 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी है जहाँ पर यूपीआई को जो है वो लॉन्च किया गया? ये 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो श्रीलंका है, दूसरी मॉरिशस है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इन 2 कंट्रीज़ में जो था वो इसको लॉन्च किया गया अभी हाल फिलहाल में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो अभी तक यूपीआई किन किन कंट्रीज़ में जो है वो पहुँच चुका है जाकर, और इन कंट्रीज़ में जो अभी यानी कि श्रीलंका और मॉरिशस में जाकर पहुँचा है उनकी भी बात करेंगे। तो एक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, शायद इससे पहले वाले एडिशन में पढ़ा था कि फ्रांस कंट्री जो है वो पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने यूपीआई को जो है अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जो है श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूपीआई को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है अभी तक। अब हम बात करते हैं कि इससे होगा क्या और क्या पूरी तरह से जो है ये बात है। अब देखो, यूपीआई को अडॉप्ट किया गया है श्रीलंका और मॉरिशस के द्वारा। अब देखो, अगर आप ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए मॉरिशस में आप ट्रैवल जो है वो करते हैं, तो आप क्या होंगे, आप अपने यूपीआई के थ्रू जो है वो वहाँ पर पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। अगर उस कंट्री से कोई यहाँ पर ट्रैवल करता है आकर, तो उनका भी एक पेमेंट सिस्टम है जिसको इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो कहते हैं। ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है मॉरिशस का, वो यहाँ पर आकर जो है वो फिर पेमेंट कर सकेंगे। तो ये बेनिफिट जो है वो रहने वाला है यहाँ पर। और यूपीआई देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो डेवलप किया गया है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, जिसको एनआईपीएल कहा गया। ये जो है ये इसको एग्जीक्यूट कर रही है, डेवलप कर रही है। और अब इसने जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर जो है वो क्या किया है, कोलैब किया है, ताकि यूपीआई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ तक पहुंचाया जा सके। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बना था फ्रांस का, वो भी रिवाइज हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली अलेक्जेंडर स्टब वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो अलेक्जेंडर स्टब ने जो है वो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जीता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर स्टफ ये कौन सी कंट्री के जो है वो नए राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये फिनलैंड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिनलैंड के जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव जीत कर आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स इनके बारे में देख लेंगे। अलेक्जेंडर स्टफ, ये जो सेंटर राइट नेशनल कोलिशन पार्टी है यहाँ की, इन्होंने जो है वो नैरो मार्जिन से जो है वो फिनलैंड का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। कई बार क्या होता है ना, कई बार एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, एग्जामिनर करता है कि पार्टी का नाम पूछ लेता है। तो पार्टी कौन सी है ये ध्यान रखना है। सेंटर राइट नेशनल कोलिशन पार्टी जो है ये है जिसने जो है ये इलेक्शन जीता है। ये जो अलेक्जेंडर स्टफ हैं ये पहले भी जो है वो यहाँ के पीएम रह चुके हैं और अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर आए हैं। और अगर हम बात करते हैं फिनलैंड के बारे में, थोड़ा सा जान लें। ये जो फिनलैंड कंट्री है, इसकी कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल हेलेंस्की में जो है वो स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है, हेलेंस्की जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि कहाँ पर जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। हेलेंस्की जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर कैपिटल इसकी। अब फिनलैंड का नाम बहुत बार आप अलग अलग इंडेक्सेस में देखते हैं, जहाँ पर फिनलैंड का नाम सबसे आगे जो है वो होता है, टॉप में जो है वो फिनलैंड रहता है। जैसे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है उसमें फिनलैंड जो है वो सबसे आगे रहता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं फिर से। जय शाह को जो है वो इसका प्रेसिडेंट जो था वो बनाया गया था। ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा था यहाँ पर कि इंडिया में जो है वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक डे की परेड पर आए थे, तो वो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो था वो आए थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और हमने अब्दुल फतेह एल सीसी पढ़ा था कि ये प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं, तो कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं? इजिप्ट कंट्री के जो है ये प्रेसिडेंट जो है वो बनकर आए हैं। और प्रेसिडेंट हमने मालदीव्स के भी पढ़े थे। मोहम्मद मुइजू जो है वो प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स के, जिसके बाद जो था वो सारा का सारा सिनेरियो मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस के बीच में रहा, जिससे संबंध थोड़े से ख़राब भी हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फ्रीड द 8 इम्प्रिजन्ड फॉर्मर इंडियन पर्सनल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन सी कंट्री ने जो है वो 8 इंडियन जो फॉर्मर नेवी पर्सनल्स हैं उनको जो है बंदी बनाया है और उनको
जो था वो सजाए मौत दी गई थी, उनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। अब उन्हीं 8 कैदियों को जो था वो रिहा कर दिया गया है। ये कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है? तो ये कतर कंट्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कतर के द्वारा उन 8 इंडियन जो फॉर्मर इंडियन पर्सनल्स हैं उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। अब क्या थे ये, क्या पूरा सिनेरियो था, वो हम समझते हैं। देखो हुआ इस तरह से था कि कुछ एक इंडियंस के फॉर्मर ऑफिसर्स थे, जिन नेवी के ऑफिसर्स, जिनको जो था वो क्या किया गया था, कतर में जो था वो पकड़ा गया था और उसके बाद उनको कोई भी केस उनके ऊपर चला था जिसके लेकर इनको बंदी बना दिया गया था। अभी देखो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा ये तो शेयर नहीं किया गया है कि क्या सेंसिटिव केस था ये, क्योंकि दोनों कंट्री जो है अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहती हैं। अब हुआ इस तरह से कि पहले तो फांसी सुना दी गई। अब इंडिया ने थोड़ा सा विरोध भी किया, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो कतर विजिट करेंगे। कतर विजिट करेंगे तो उनके कतर विजिट से पहले जो है वो क्या किया गया है, इन 8 कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया गया है। 8 में से देखो अभी तक 7 जो बंदी बनाए गए थे या फिर 7 को सजा सुनाई गई थी वो तो इंडिया आकर पहुंच गए हैं। एक जो अभी तक कैदी हैं उनको जो है वो वहाँ से रिहा नहीं किया गया है, परंतु उनको जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो जल्दी ही जो है वो पूरी कर दी जाएंगी, ये कहा गया है। तो ये सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कतर जो कंट्री है ना उसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ नासाज लेटेस्ट क्लाइमेट सैटेलाइट विच विल सर्वे द वर्ल्ड्स ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो बोलते हैं कि नासा के नवीनतम जलवायु उपग्रह का क्या नाम है जो विश्व के महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करेगा। तो नासा ने अभी एक अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। वो क्या करेगा, जितने भी वर्ल्ड के महासागर हैं, वायुमंडल है, उसका सर्वेक्षण जो है वो करेगा। तो इसका नाम है पेस। पेस नाम इसको दिया गया है। क्या है ये पेस, ये हम जानते हैं यहाँ से। देखो नासा ने जो है वो पेस यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, ये जो है वो लॉन्च किया। तो पेस का पूरा नाम क्या है, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, ये जो है वो पेस का पूरा नाम है। और देखो ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था फरवरी 8, 2024 को। सैटेलाइट में जो है वो क्या है, ये स्टडी करेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, ओशियन हेल्थ को लेकर, और ये जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरीन लाइफ के बारे में, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के बारे में, जो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मेरीन लाइफ को लेकर, बड़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनके बारे में ये जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इसरो जो है वो इंडिया की है। अगर हम नासा के बारे में देखें क्वेश्चन की क्या पूछा जाता है, तो हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नासा की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसी तरह हमारे पास इसरो है अपना इंडिया का। तो इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि इसरो जो है इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर इसरो की स्थापना की बात करते हैं तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसरो के हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे जिनको जो है वो श्रेय जाता है इसरो की स्थापना करने के लिए। और कहीं आपसे फर्स्ट चेयरमैन पूछ लिए गए इसरो के तो वो कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई ही जो था वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन की बात करते हैं कि इसरो के चेयरमैन कौन है, तो वो श्री एस सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड जिरकॉन मिसाइल अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने जो है वो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकॉन मिसाइल जो है लॉन्च की है। अगर हम बात करते हैं जिरकॉन मिसाइल की, देखो ये जिरकॉन मिसाइल अभी हाल फिलहाल में जो है वो लॉन्च की गई है। ये मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी जानते हैं कि रशिया ने इसको किस तरह से कहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है। तो जिरकॉन जो है ये मिसाइल है एक रशिया की, और रशिया ने जो है इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ किया है। और यूक्रेन के साथ जो रशिया का वॉर चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर ही जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो किया गया है, ये क्लेम किया गया। जिरकॉन जो है वो एक मिसाइल है जो कि 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है और साउंड की स्पीड से 9 टाइम जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है। ये इतनी जो है वो इसकी स्पीड होती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की रशिया के साथ, देखो हम रशिया से जो है हम कुछ चीज़ें परचेज़ भी करते हैं इस तरह की, जैसे कि क्या, एक हमने S-400 मिसाइल जो है वो देखी थी। तो ये मिसाइल जो है हम कौन सी कंट्री से जो है वो लेते हैं, S-400 मिसाइल जो है हमने रशिया से ही जो है वो परचेज़ कर रखी है।
तो ये ध्यान रखना है, S-400 मिसाइल। और साथ में ही जो है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सुनते हैं, ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इंडिया और रशिया जो है वो साथ में मिलकर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में और रशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मोस ये जो नाम है ना, ये ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया की जो है वो एक नदी है जिसका नाम है मॉस्कवा। तो इन नदियों के नाम पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है वो रखा गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पता चल गया, S-400 के बारे में पता चल गया, जिरकॉन के बारे में जो है वो पता चल गया। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। अगले क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो ये अवार्ड है वो किसको जो है वो दिया गया है, तो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो अभी दिया गया है प्यारेलाल शर्मा को। प्यारेलाल शर्मा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, क्या ये पूरी बात है? तो देखो, ये दिया जाता है उन व्यक्तियों को जिनका म्यूजिक की श्रेणी में जो है वो अहम योगदान जो है वो रहता है। लक्ष्मी नारायण जो था वो एक मास्टर वायलिन के जो था वो मास्टर थे, वायलिन को जो था वो प्ले करते थे। अब इन्हीं के नाम पर जो है ये अवार्ड जो है वो रखा गया है। अब देखो, ये अवार्ड जो है वो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो अभी दिया गया है किसको, प्यारेलाल शर्मा को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ से। और साथ में ध्यान रखना है कि ये म्यूज़िक की श्रेणी में जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो हम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। हम क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हैं वो अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने ग्रामी अवार्ड पढ़ा था कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है वो कौन सी रही है, जिसको ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है, तो वो शक्ति को जो है वो दिया गया है। हमने भारत रत्न पढ़ा था कि किस किस को जो है अभी तक दिया जा चुका है। हमने जो था वो ICC में T20 इंटरनेशनल का जो प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड है वो पढ़ा था कि SK यादव को जो है वो दिया गया है, वो आपने ध्यान रखना है। हमने एक और ग्लेंट्री अवार्ड पढ़े थे कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो कितने ग्लेंट्री जो बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे, तो 80 अवार्ड जो है वो उनके द्वारा दिए जाएंगे या फिर दिए गए। हमने सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 पढ़ा था। ये जो सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2024 अवार्ड है ये किसको दिया गया था, तो ये जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, उसको दिया गया था। एक अवार्ड हमने वो पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि असम का जो हाईएस्ट ऑनर है असम वैभव अवार्ड वो किसको दिया गया है, तो वो रंजन गोगोई को दिया गया था, चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। हमने पढ़ा था कलानिधि अवार्ड, जो नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया जाता है, तो नृत्य कलानिधि अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचरी को, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और हमने पढ़ा था कि संगीता कलानिधि अवार्ड भी दिया गया है म्यूजिक अकेडमी की ओर से, तो वो दिया गया है बॉम्बे जय श्री रामनाथ को। तो इतने सारे अवार्ड्स हम सारे के सारे उत्तीर्ण सीरीज में ही पढ़ चुके हैं। मैंने बस रिवाइज आपको करवाया, अगर नोट नहीं किए थे आपने तो एक बार ढंग से सुनकर इनको नोट भी कर लेना, ये चीज़ें हेल्प करेंगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली विच मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट विद फीफा टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ जो है वो समझौता किया है। देखो, ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और के जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपने ध्यान रखना है, इनके बिहाफ पर जो है वो फीफा के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया गया है कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप इंडिया में फुटबॉल को जो है वो आकर बढ़ावा दें ताकि बच्चों में इस खेल के प्रति जो है वो उत्सुकता जो है वो जागे। अब देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भी जो है वो साथ में इन्वॉल्व किया गया है और एक इनिशिएटिव भी चलाया गया है फुटबॉल फॉर स्कूल, ये इनिशिएटिव जो है वो चलाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। फुटबॉल फॉर स्कूल करके जो है वो इनिशिएटिव चलाया गया है इंडिया में ताकि फुटबॉल को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। ये मंत्री का नाम भी आपको पता चल गया, ये जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो गया। अगर हम मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या क्या पढ़े हैं, तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पढ़ा था मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो चलाया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है वो चलाया गया है। मिनिस्ट्री का ही हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पढ़ा है ताकि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट जो है वो एलोकेट हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा बजट रिसीव करने वाली मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो आपने ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो।
और हमने एक क्वेश्चन बड़े पहले पढ़ा था कि भूमि राशि पोर्टल, ये इनिशिएटिव भी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो भूमि राशि पोर्टल जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो ये आपको पता चल गए अलग अलग जो है वो क्या है, अलग अलग ये मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो MOU साइन किए गए हैं वो हैं, कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं वो हैं। तो फीफा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया फीफा फॉर स्कूल हो गया, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हो गए, और जो बाकी मंत्रालय को से रिलेटेड क्वेश्चन पड़े उनको आप यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, अगर PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सही मौका है आपके पास कि आप अपनी कमियों को जो है वो इम्प्रूव कर सकें और प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करके जो है वो आप अपनी सिलेक्शन को जो है वो इंश्योर कर सकें। तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है। टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद जो है टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर नीचे लिंक दिया गया है PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024। तो बोलते हैं कि ICC का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है उसके जो है वो विजेता कौन सी कंट्री जो है वो रही है, कौन सी टीम जो है वो रही है। तो अगर हम बात करें कि ये जो अंडर-19 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं ICC की, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर विनर रही है। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो यहाँ पर इंडिया को जो है वो हराया है। इंडिया को हराया है। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी जो था वो इंडिया को ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हराया गया था। तो और अंडर-19 की अगर हम बात करते हैं तो अंडर-19 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो चौथी बार जो है वो जीता गया, 4th टाइम जो है वो जीता गया है और 79 रन से जो है वो इंडिया को यहाँ पर हराया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो ICC का 2024 अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसकी होस्ट कौन सी कंट्री थी? तो होस्ट करने वाली कंट्री थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जो था वो इसको होस्ट किया और फाइनल जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और इंडिया जो था वो हार गया, ऑस्ट्रेलिया जो था वो जीत गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह पूछे जाएँ, आपको बस पता होना चाहिए इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखें कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जो है वो निकाला जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। अब बोलते हैं कि 2023 का रैंकिंग तो अभी आई परंतु है 2023 की, इसमें जो है वो इंडिया का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा 38। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 38th रैंक जो है वो इंडिया का रहा। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज़ में से? आउट ऑफ 39 कंट्रीज़ में से जो है वो इंडिया का रैंक 38th जो था वो रहा। इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने रैंक में जो है वो किया है। इससे पहले इंडिया का रैंक कम हुआ करता था, इस बार जो है वो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को यहाँ पर मिली है। अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले 2018 में सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या रहा था, तो 2018 में 44th रैंक जो था वो रहा था और 2018 के साथ जब इंडिया कंपेयर करेगा तो इसमें जो है वो कितने स्थान जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है? 6 स्थान बढ़ोतरी जो है वो देखने को जो है वो मिली है। अच्छा, अब हमने क्या कोई पहले भी ऐसा इंडेक्स या रिपोर्ट पढ़ रखी है? हमने CPI रिपोर्ट पढ़ी थी 2023 की। CPI थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का आया था, इसमें रैंक क्या रहा था? 93 रैंक जो था वो इंडिया का रहा था। ये आपने ध्यान रखना है। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो था ये रैंक जो था वो रहा था, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि उससे पहले इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंक रहा था इंडिया का, तो उसमें जो था 2022 में जो था वो इंडिया का रैंक 85 जो था वो रहा था। और करप्शन के बारे में हमने बात भी की थी कि यहाँ पर स्कोरिंग भी जो है वो की जाती है। तो 2023 में अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं तो 39 स्कोर जो है वो इंडिया का रहा है और 2022 में यही स्कोर जो था वो 40 इंडिया का जो था वो रहा था। उसी तरह उससे पहले हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी पढ़ा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80th रहा था, 80वां नंबर जो था वो इंडिया का रहा था। ये तो 2-3 बार इससे पहले भी रिवाइज हो चुका है। हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का पढ़ा था, उसमें इंडिया का रैंक 7th रहा था। वो भी आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसको जो है वो इंडिया में लॉन्च किया जाता है और इंडिया के कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको लॉन्च करता है? तो इंडिया का नीति आयोग जो है वो इसको लॉन्च करता है, तभी ये चर्चा में आया था। तो ये हमने बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो पहले पढ़ रखे हैं। मोटिव क्या है कि पहले जो चीज़ें पढ़ रखी हैं
वो आपने नोट की होंगी, पढ़ी होंगी, ध्यान से सुनी होंगी, तो एक बार फिर से हम रिवाइज़ करें। आपको भूलेंगी ही नहीं चीज़ें, यही तो हमारा टारगेट है कि बार बार रिवाइज़ करके आपको चीज़ें जो हैं वो याद रह जाएँ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2024। तो बोलते हैं कि विश्व दाल दिवस 2024 मनाया गया, परंतु इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी, ये थीम जो है वो पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे की, तो इसकी थीम पहले हम जानेंगे कि ये डे जो है वो मनाया कब जाता है। इसकी थीम रखी गई थी 2024 के लिए पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो था वो इसकी थीम रखी गई थी 2024 के लिए। हिंदी में बात करें तो दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो मनाया कब जाता है। तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में मनाया जाता है और 10 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। 10 फरवरी को जो है ये वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको पता चल गई। हमने यहाँ पर जब पल्सेस की बात की तो हम ये भी जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेज जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि सेफर इंटरनेट डे भी जो है वो मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे जो है वो फरवरी महीने की 6 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। एक आपने वो ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था दूसरा इंपॉर्टेंट डे हमने पढ़ा था वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वो फरवरी महीने की 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। तो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट डे पढ़ा था वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद तो हमने सेफर इंटरनेट डे पढ़ा था और उसके बाद हमने आज पढ़ा कि 9 फरवरी को जो है वो पल्सेस डे जो है वो मनाया जाता है। वो भी आपने ध्यान रखना है। सॉरी 10 फरवरी को, 9 को नहीं, 10 फरवरी को जो है ये पल्सेस डे जो है वो मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट डे हो गया। अभी मैं भी आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूछता हूँ इंपॉर्टेंट डे का ही। नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। ये नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपने जो है वो कमेंट करके अभी बता देना है। इसके अलावा देखो, अगर एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड जैसा मौका कहाँ पर मिलेगा, मैं बार बार यही बात कहता हूँ। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, तो प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए इसकी भी टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की हुई है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको भी हेल्प मिल सके। क्वेश्चन देखें जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉट सेट टू फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोज गगनयान मिशन। तो बोलते हैं कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री बनाई गई है उसका क्या नाम रखा गया है। तो गगनयान से पहले ये उड़ान भरेगी, इसका नाम आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। क्या हुआ था लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन को जो था वो डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आपकी टर्न है कमेंट करके बताने की। एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।